विकास की दो बहनें थीं। बड़ी ने घर वालों की मर्जी से शादी की थी तो छोटी ने लव मैरिज। बड़ी जब भी घर आती छोटी उसे खूब ताने देती। ये बात विकास को पसंद ना थी। क्या है गुड़िया, क्यों तू बबली को ताने देती रहती है? उसने पापा की पसंद से शादी की तो कौन सा गुनाह कर लिया? तुम तो चुप ही रहो। इसके कारण पापा हमेशा इसका उदाहरण मुझे देते रहते हैं कि बबली की तरह बनो, बबली की तरह बनो। बबली के ससुराल को देखो, उसके पति को देखो। अरे मैंने माना अपनी पसंद से शादी की है, पर मुझे पता थोड़ी ना था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। दरअसल गुड़िया के पति ने उसे धोखा देकर शादी की थी, झूठ बोलकर कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो अपने माता पिता का अकेला लड़का है। लेकिन जब गुड़िया के पिता और विकास को इस बात का पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने गुड़िया को शादी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो नहीं मानी और भागकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद तुमने तो बोला था तुम अकेले हो, यहाँ तो तुम्हारे 4 भाई और इतनी सारी बहनें दिख रही हैं। और ये घर किसका है? तुमने तो शादी से पहले कोई और घर दिखाया था। वो तो तुम्हें फंसाने के लिए था मेरी जान। अब अपने पापा के घर से सारा सामान लेकर आ जाना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, समझ रही है ना? गुड़िया अपने मायके जाती है। वहाँ देखती है कि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा। देख गुड़िया, कितने दिनों तक रहेगी बता दे। वो क्या है ना, पापा तेरे साथ खाना नहीं खाते तो सारे घर को अलग अलग खाना लगाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे अपने मन से शादी की है तो क्या जुल्म कर लिया? तो अब क्या मैं बेटी नहीं रही इस घर की? देखो गुड़िया, पापा ने उस घर का सारा कच्चा चिट्ठा पता किया था, तभी शादी करने को मना किया था। अब जब तुमने कर ही ली है शादी तो फिर वहीं रहो ना, यहाँ क्या करने आई हो? गुड़िया कैसे बोले कि पति ने धमकी दी है कि बाप से पैसे और सामान लेकर नहीं आई तो घर मत आना। वो किसी तरह शांति से सोचती है कि कैसे हैंडल किया जाए, कैसे पापा से कहे कि उसी घर का सारा सामान चाहिए। तभी पिता सामने से आ रहे होते हैं। पापा, पापा! पर पिता उसकी बात बिना सुने सामने खड़ी दूसरी बेटी बबली को गले लगाते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं और उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर गुड़िया को गुस्सा आ जाता है। वो बबली के पास जाती है और उसके पैसे छीनने की कोशिश करती है। अरे अरे, क्या हो गया गुड़िया, क्यों पैसे छीन रही है? पैसे चाहिए तो मांग लेना। क्यों? तूने तो नहीं मांगे पापा से, फिर मैं क्यों मांगू? बोल, ला दे ये पैसे। तभी माँ आ जाती है। गुड़िया, वो बबली के पैसे हैं, उससे मत लड़, समझी? क्यों लव मैरिज की? माँ, कैसी माँ है तू? तुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। अरे कौन नहीं करता लव मैरिज? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटी को पूछोगे ही नहीं। क्यों नहीं पूछते? अच्छा और सच्चा घर ढूंढती तो जरूर पूछते, लेकिन तुझे तो आग लगी थी एक गलत लड़के और गंदे परिवार का हिस्सा बनने की। पता है पापा को लोगों ने कितना सुनाया कि तू जिस घर में शादी कर रही है वो पापा के बराबरी के नहीं है। और ना ही तेरा पति। अरे वो तो कमाकर परिवार को खिलाना ही नहीं चाहता। पता है उसके घर के लोग कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन आसपास वालों से लड़ते हैं और फ्री का खाना खाते हैं। जानती है उन लोगों ने अपनी बहू के साथ क्या किया था? गुड़िया, जिससे शादी के बाद सारी बात पता चल गई थी, वो कैसे कहती कि हाँ भले ही मेरे पति ने झूठ बोला, लेकिन फिर भी मैं तो अब भी उसी से प्यार करती हूँ। गुड़िया, तेरा पति अगर सही होता तो तुझे यूँ अकेले नहीं भेजता, तेरे साथ आता पापा के सामने। पर गुड़िया अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस किसी तरह पापा से पैसे और सामान चाहिए था जो उसके पति ने उससे मांगे थे। नहीं देती तो वो उसे छोड़कर चला जाता। वो दनाती पापा के कमरे में जाती है, पीछे सारा परिवार भी जाता है। पापा, मुझे प्रॉपर्टी में पूरा हक चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे अभी आज ही चाहिए। पिता की आंख से आंसू आ जाते हैं। वो पिता जिसने सबसे छोटी गुड़िया को सबसे ज़्यादा प्यार किया, दूसरे बच्चों के हिस्से भी कई बार पापा ने गुड़िया को दे दिए। वो लड़की कैसे पति के कहने पर पिता से लड़ रही थी? क्या बोली जा रही है गुड़िया? कौन सा हिस्सा? तूने पापा की कौन सी इज्जत रख ली? पिता बबली को शांत रहने के लिए आंख दिखा देते हैं। क्यों? कौन सा ऐसा काम कर दिया? वैसे भी मेरे ससुराल वालों को तो किसी ने पूछा भी नहीं। आज मैं किस मुंह से उन लोगों के घर जाऊं? या तो मुझे दहेज का सामान देकर पैसे देकर विदा करो, या फिर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। पापा आप परेशान ना हो, हम बात करते हैं इससे। विकास, इसे जो सामान खरीदना है वो इसके ससुराल भिजवा दे। और हाँ, अब इसे बोल दे कि बाद में यहाँ ये कदम नहीं रखेगी। गुड़िया मन ही मन खुश हो जाती है। उसका पति अब उसे नहीं छोड़ेगा।
घर के सारे ज़रूरी सामान लेकर गुड़िया जैसे ही ससुराल पहुंचती है। अरे मजली, तेरे दहेज के सामान का इंतजाम तो तेरे भाई ने कर दिया। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। चलो अब तो अंजलि की शादी तय कराते हैं। पर ये सब मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, आप क्यों इसे किसी और को देंगी? हाय हाय, बड़ी जबान चल रही है। पता है ना हम लोगों ने बड़ी बहू के साथ क्या किया था? अरे तेरे बाप ने तो तुझे सब बताया था। कौन सा हम लोग तुझे धोखे से लाए? चल जल्दी जाकर खाना बना रसोई में। बेचारी गुड़िया क्या करती, पति तो उसे दिख नहीं रहा था पूरे घर में। वो चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है और सोच लेती है कि पति से सास की शिकायत करेगी। गुड़िया को बहुत घमंड था। उसके पापा ने उसे सारा सामान दिया है, अब तो उसका पति उसके साथ इज्जत के साथ रहेगा। लेकिन उसके उल्टे रात को ए जी देखो, जो मांगा था उससे 4 सामान ज़्यादा ही लेकर आई हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ है ना, वो तो क्या बोलूँ, कह रही थी सारा का सारा सामान तुम्हारी बहन को दे देगी। बड़ी आई, मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं थी शादी से पहले। अरे मेरे पापा के पैसे का सामान है, उसे क्यों देंगे बोलो? ज्यादा बक मत कर समझी। मेरी बहन के लिए ही मैंने तुझसे शादी की है, और 4 सामान क्या एक्स्ट्रा है? हाँ, क्या एक्स्ट्रा है? कल मेरी बहन तुझे लिस्ट देगी, कुछ सामान नहीं है उसमें। माँ ने फ़ोन किया था मुझे, वो सामान कल शाम तक ले आना। गुड़िया को तो मानो चक्कर ही आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? जो पति शादी के पहले कुछ और था और अब कुछ और। क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम तो ऐसे नहीं थे। देखो पहले ही तुमने इतने झूठ मुझसे बोले, अब ये मत करो प्लीज़। मैंने तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा और भाई बहन को छोड़ा और तुम अब ऐसी बात कर रहे हो। हाँ तो क्या बड़ी जंग जीत ली? अरे तुमसे शादी करके तो मैं घाटे में रहा। घर तो तुम्हारा करोड़ों का खड़ा किया है तुम्हारे बाप ने, लेकिन सोचा अरे बेटी को कुछ तो देकर भेजता। क्यों भूल जा रहे हो? भाग कर शादी की हम लोगों ने। वैसे भी पापा बहुत देते अगर तुम झूठ नहीं बोलते। पापा ने तुम्हारी इंक्वायरी कराई थी। तुम तो पहले से ही कितने कर्जे में हो। हाँ तो क्या उनसे मांग रहा हूँ? अब क्योंकि तुम जिंदगी भर इस घर में रहोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तुम्हारे खिलाने पिलाने के नाम पर। जाओ कल अपने पापा से पैसे लेकर आना। नहीं कल नहीं, इतनी जल्दी पापा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जाकर बोलो बबली बहन को तो बहुत दिया है, उसे तो भरते जा रहे, और मैं। गुड़िया ना चाहते हुए भी अगले दिन मायके पहुंच जाती है। हाय रे, फिर आ गई है। जब भी आती है पापा का बीपी बढ़ा कर जाती है। विकास पूछ इससे आज क्या करने आई है? गुड़िया क्या हुआ, सब ठीक है ना? गुड़िया जो नाक ऊपर रखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि उसका पति उसके साथ गेम खेल रहा है। वो पापा के कमरे में जाती है। पिता गुड़िया को देखते हैं। पापा मुझे पैसे चाहिए। पिता चेकबुक लेकर बेटी के सामने रख देते हैं और गुड़िया से मुंह फेर लेते हैं। गुड़िया चेकबुक उठाकर जा ही रही होती है कि पिता उसे आवाज़ देते हैं। गुड़िया तू इतनी जल्लाद खूंखार कैसे बन गई? याद है तू 1 मांगती थी तो मैं 10 चीज़ ला कर देता था। आज पिता से ज़्यादा प्यार किसी और से, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुझे इज्जत भी नहीं दी। तू ये पैसे लेकर जा, लेकिन याद रखना जीवन में माता पिता को दुख देकर कोई खुश नहीं रह सकता। पिता के आंख में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया मुड़कर देखती है और पिता के गले लग जाती है। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड़िया अब ऐसे ससुराल में कभी नहीं जाती और ना ही कोई उसे लेने आता है। हर बेटी को ये समझना चाहिए कि जिस झूठे प्रेम के जाल में फंसकर वो माता पिता को छोड़ती है, वो प्रेम भी उनका हमेशा का नहीं होता। अरे विमला, जल्दी यहाँ आओ। अरे ऐसी भी क्या बात है? ये देखो, तुम्हारे भतीजे पेरिस में घूम रहे हैं। अभी अभी विजय ने फेसबुक पर ये तस्वीरें अपलोड की है। भाई मानना पड़ेगा, इतने कम समय में दोनों भाई ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। और दोनों की पत्नियां भी काफी समझदार हैं, हमेशा मिलजुल के रहती हैं। अच्छा, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
कुछ दिनों के बाद बुआ जी अपने दोनों भतीजों के घर पहुंचती है। अरे बुआ जी, आप अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे एक फोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। अरे अब तुम दोनों इतने बड़े कारखाने के मालिक बन गए हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ रहता होगा? जी, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है बस। उनके घर के ठाट बाट देखकर बुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाह, क्या शानदार घर बनवाया है। सच में तुम दोनों ने तो अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर दिया। हर तरफ तुम दोनों भाइयों की ही चर्चा होती है। फिर एक दिन, अरे ओ सुधा, तुझे अपनी और अपने बच्चे के भविष्य की कोई चिंता है भी या नहीं? क्या बात है बुआ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे मेरी भोली बहू, तू तो सच में बड़ी भोली है रे। विजय तो अपने भाई के प्रेम में खोया है, पर तुझे क्या हो गया? ये कारखाना, ये सारी दौलत सब तेरी और तेरे बच्चे की है। संजय तो जबरदस्ती इसमें हिस्सेदार बन के बैठा है। सारी मेहनत तो बेचारा विजय ही करता है। मेरा विजय ना बचपन से ही मेहनती है। लेकिन बुआ जी, अरे ओ पगली, आज के जमाने में तो अपनी रोटी छुपा के खानी चाहिए। मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। फिर बुआ जी संजय की पत्नी ममता को भी ठीक इसी तरह पट्टी पढ़ाती है। बुआ की बातों का सुधा और ममता के मन में इतना गहरा असर होता है कि वो दोनों रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। बुआ जी बड़े चाव से एक कोने में खड़ी होकर दोनों के बीच की लड़ाई देखती और मन ही मन मुस्कुराती। फिर कुछ दिनों बाद, सुनिए, आप ना संजय भैया से अलग हो जाइए। अब उन्हें भी अपने दम पर कुछ करने दीजिए। ये कारोबार आपने शुरू किया था। कैसी बातें कर रही हो? संजय मेरा छोटा भाई है, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम कहती हो मैं उससे अलग हो जाऊं? हाँ, वैसे भी कभी ना कभी ये तो होना ही है, तो आज ही सही। मैं अपने बच्चे की हिस्से की दौलत किसी में भी बांटना नहीं चाहती। दूसरी तरफ ममता भी संजय से अलग होने की जिद करती है और देखते ही देखते दोनों तरफ कहासुनी बढ़ जाती है और आखिरकार बाकी पतियों की तरह दोनों भाई भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं। संजय, मैं चाहता हूं आज से तुम अपना खर्चा खुद उठाओ और अब तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। संजय भी यही चाहता था। फिर अगली सुबह दोनों भाइयों में सारी संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया जाता है। संजय अपना अलग व्यवसाय शुरू कर देता है। दोनों भाइयों को अलग कर बुआ मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम जब विजय घर लौटता है तब उसकी पत्नी सुधा उससे पूछती है, क्यों जी, आज दिन कैसा था? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बुझे बुझे से रहते हैं। क्या बताऊं सुधा, सारा व्यापार चौपट हुआ जा रहा है। अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही। कर्जदार रोज आके तकाजा लगाते हैं। मुझे तो सिर्फ अच्छा माल तैयार करना आता है। संजय की तरह माल बेचने की कला मुझ में नहीं है। इतना कहकर विजय अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरे भाई की पत्नी भी अपने पति से यही सवाल पूछती है। कुछ मत पूछो मालती, ये नया व्यापार मेरे बस का नहीं है। मुझे तो सिर्फ माल बेचना आता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का माल तैयार करने का हुनर भगवान ने विजय भैया को दिया है। आजकल तो इतनी भी आमदनी नहीं हो पा रही कि छोटे मोटे खर्चे चला सकूं। संजय उदास होकर बैठ जाता है। फिर एक रात सुधा बुआ जी के लिए दूध का ग्लास लेकर जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंचती है, तभी जोर से बुआ जी की आवाज सुनती है। वो जोर से हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे कविता, अब तुझे क्या बताऊं मैं? सुधा और मालती को तो ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दोनों आसानी से मेरी बातों में आ गई।
संजय और विजय भी जोरू के गुलाम निकले। सुधा बुआ की चाल को समझ जाती है और फिर अगली सुबह मालती को सारी बात बताती है। फिर दोनों पूरी बात अपने अपने पतियों को बताती हैं। अब विजय और संजय को समझ में आ जाता है कि ये कामयाबी उनके अकेले की नहीं बल्कि दोनों भाइयों की एकता की थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन विजय संजय के पास माफी मांगने पहुंचता है। संजय, मुझे माफ कर दो। तुम वापस आकर काम संभाल लो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं। दरअसल गलती हम दोनों की है। हमने बुआ की बातों में आकर ये कदम उठाया। शिक्षा हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बाहर वालों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। अरे आप कितना टाइम लगाते हैं? जल्दी करिए वरना बस निकल जाएगी और हम वक्त पे मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि आज के दिन भगवान के दर्शन करने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ हाँ पता है, अब देर मत करो, चलो। फिर दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर पूजा करते हैं। घर लौटने में उन दोनों को शाम हो जाती है। जैसे ही दोनों अपने घर पहुंचते हैं, सुरेश की माँ कहती है, अरे बहू, तुम दोनों ने आने में कितनी देर कर दी। मैं और तेरे बाबूजी कब से भूखे बैठे हैं। कम से कम हमारे लिए खाना तो बना के चली जाती। तभी सुरेश की पत्नी कहती है, अरे माँ जी, आपको पता है ना, आज हम जिस मंदिर में गए थे वहाँ बड़ी मुश्किल से भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और फिर हमें आने में देर हो गई, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप अपने लिए खाना खुद बना सकती थी। तू तो जानती है बहू, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी, आपके ये बहाने मैं कई बार सुन चुकी हूँ। अगली बार कोई नया बहाना सोच के रखिएगा। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चली अपने कमरे में सोने। सुरेश भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और सुरेश के माता पिता कुछ खाए बिना ही सो जाते हैं। फिर एक दिन सुरेश की माँ अपनी दवाइयों की पर्ची अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, जरा बाजार से मंगा दे तो। अरे माँ जी, आप तो हमेशा रुपए खर्च करवाने के बहाने ढूंढती रहती हो। अभी इस महीने राजू की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए नए जूते खरीदने हैं। एक तो पहले ही पैसे कम पड़ रहे हैं, ऊपर से आप मुझे अपनी दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा रही हो। अभी इस महीने आपकी दवा नहीं आ सकती, अगले महीने देखेंगे। इतना कहकर सुरेश की पत्नी अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह हमेशा सुरेश की पत्नी अपनी सास से जरा सी बात पर ताना मार के बात करती और अपनी सास को छोटी मोटी जरूरतों के लिए जानबूझकर तरसा देती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। सुरेश की पत्नी वहाँ आती है। क्या बात है जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे रहने के लिए एक नया घर दे रही है। सुरेश ने कहा, अरे वाह, आपकी तरक्की के लिए मैंने जो 16 शुक्रवार का व्रत रखा था ना, ये उसी का फल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, अपने नए घर में आपके माँ बाप को नहीं ले जा सकती। उनकी सेवा करके तंग आ चुकी हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। हम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे भी आपकी माँ 12 महीने बीमार रहती हैं। हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। वहाँ उनका इलाज भी हो जाएगा और दोनों आराम से भी रहेंगे। फिर सुरेश अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप को शहर के एक वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता है। फिर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने नए घर में रहने चला जाता है। एक दिन सुरेश के घर पर एक आदमी आता है और सुरेश से कहता है, आपका नाम सुरेश है जी? जी हाँ, मेरा नाम सुरेश है। कहिए, क्या बात है?
आपके पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी की तरफ से आपके पिताजी के नाम पर 2 लाख रुपए भेजे गए हैं। आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनकी साइन लेकर पैसे दे दूंगा। तभी सुरेश की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और उस आदमी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस आदमी से कहती है, अरे भाई साहब, माँ जी और बाबूजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आप 2 दिन के बाद आ जाइए, तब तक वे दोनों आ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर उस आदमी को उन पर शक होता है, लेकिन वो उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उनके एक पड़ोसी से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसे बताते हैं कि सुरेश ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है और एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया है। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी सुरेश के पड़ोसियों को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी पैसों के लालच में सुबह सुबह वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं और वहाँ के मुख्य अधिकारी से मिलते हैं। अधिकारी उन दोनों की नीयत भांप लेता है और उन्हें कहता है, आप दोनों ने आने में देर कर दी। कल शाम को ही आपके पिताजी की कंपनी से एक आदमी आया था और वो आपके पिताजी को पैसे देकर चला गया। उसके बाद आपके पिताजी भी आपकी माताजी को लेकर यहाँ से चले गए। आपकी माँ ने आपके बारे में हमें सब बताया था। आप दोनों दिन रात भगवान की पूजा में लगे रहते थे, लेकिन जो आपके असली भगवान यानी कि आपके माता पिता थे, उन्हें तो घर से निकाल दिया और पैसों के लालच में आज यहाँ चले आए। अब जाइए यहाँ से। सुरेश और उसकी पत्नी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक समय की बात है, मुकुंदपुर में विधवा कमला अपनी बेटी इमली के साथ रहती थी और 3-4 घरों में मेहरी का काम करती थी। इमली अपनी माँ की बहुत लाडली बेटी थी, पर पढ़ाई से हमेशा जी चुराती थी। कमला के लाख समझाने पर भी वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। हरियो इमली, उठ जा, देख सूरज देवता सर पर चढ़ाए हैं। नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। वैसे भी आज इतवार है, तो उठ और जाकर मुंह धो ले, तब तक मैं चाय छानती हूँ। नहीं माँ, आज मैं बहुत देर तक सोऊंगी। नहीं बिटिया, कल दुर्गा अष्टमी है तो आज काम ज्यादा है, तू भी चल मेरे साथ। इमली मुंह धोकर आती है और माँ के साथ बैठकर चाय पीती है। अब पेट दर्द कैसा है तेरा? पेट तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी और सोना है। जल्दी कर, आज काम में मेरा हाथ बटाना। अरे माँ, वहाँ फिर से दुखने लगा तो सेठानी से बोलकर गोली दिलवा दूंगी, समझी? अब चल। दोनों सेठानी के घर पहुँचती हैं और काम में लग जाती हैं। इमली, तू झाड़ू निकाल दे, तब तक मैं बर्तन मांजती हूँ। झाड़ू निकालते हुए जब इमली रसोई के सामने आई तो उसके नाक में एक अजीब सी खुशबू समाने लगी। इमली ने बहुत कोशिश की कि वो आगे जाकर दूसरे कमरे में झाड़ू लगाए, पर वो खुशबू उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। वो सोच रही थी ये किस चीज की खुशबू है। वो थोड़ी आगे गई, लेकिन 1 मिनट बाद ही झाड़ू हाथ में लिए वापस आकर किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जहां मालकिन अपनी बिटिया को जबरदस्ती हलवा खिलाने की कोशिश कर रही हैं। आहा, याद आया, ये तो खसखस के हलवे की खुशबू है, ठीक वैसी ही जैसे एक बार माँ ने बनाया था जब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। वाह, कितना स्वादिष्ट था वो। खसखस, मावा और देसी घी में तले हुए मेवे का स्वाद जीभ के साथ साथ आँखों में भी उतर आया। बर्तन की डलिया रसोई के अंदर रखने आई उसकी माँ ने उसकी ललचाई नजरों को समझ लिया और हाथ से झाड़ू छुटाकर दांत पीसते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान वाली गाड़ी आ गई है, जाकर कचरा डाल कर आ। इमली ने बाकी घरों में भी माँ के साथ काम करवाया, पर हलवे की खुशबू और स्वाद उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। जब पूरा काम खत्म करके वो दोनों घर के लिए निकली तो इमली ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे भी खसखस का हलवा खाना है। हाँ ठीक है, बनाऊंगी। कब बनाओगी माँ? आज नहीं, पर बनाऊंगी जल्दी। पर मुझे तो आज ही खाना है। मेरी अच्छी माँ, आज बना दो ना। अरे पागल है क्या? पता है खसखस कितना महंगा आता है। माँ बना दो ना हलवा, बहुत मन कर रहा है। तो जीभ में चिकोटी काट ले। माँ
मालकिन कितनी अच्छी माँ है, देखा नहीं कैसे मना करने पर भी बीवी जी को अपने हाथ से खिला रही थी। तो वो हर बात मानती है मालकिन की। आज से मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस हलवा बना दो ना माँ। पर तुझे क्या जरूरत है खसखस के हलवे की, वो मेहनत करती है, मैं भी तो करती हूँ मेहनत। वाह री इमली, तू क्या मेहनत करती है, मैं भी तो सुनूं जरा। क्यों, हर इतवार को तुम्हारे साथ जाती हूँ ना काम पर, वो दिमाग चलाती है, हमेशा फर्स्ट आती है स्कूल में, समझी। आज से मैं भी पढ़ूंगी और फर्स्ट आऊंगी, तब तो बना दोगी ना। हाँ हाँ, लेकिन जब फर्स्ट आकर दिखाएगी तब। अब इमली को आस बंधी और वो वाकई बहुत मेहनत करने लगी। इधर माँ के अंदर बेटी को खसखस का हलवा खिलाने की इच्छा जोर मारने लगी। दशहरा और दीपावली के कारण उसे कुछ साफ सफाई का भी काम मिल जाता, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उसने सोचा लगातार और ठंड में काम करने का असर है। रोज बुखार के कारण वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दो बार सोचा भी कि दवाई ले लूं, पर फिर सोचती कि हलवे के लिए पैसे कम पड़ जाएं, तो किराने की दुकान से दर्द की गोली ले लेती बस। धीरे धीरे दीपावली पास आ रही थी। कमला ने इमली की मेहनत देखकर तय किया कि इस दीपावली हर हाल में इमली को खसखस का हलवा बनाकर खिलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तो दीपावली ही है, आज पैसे भी मिल गए, आज ही सुखी लाल की दुकान से हलवे का सामान लेती जाऊंगी। आज ही तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं ज्यादा बिगड़ गई तो कल दुकान पर ना आ पाऊंगी, और इमली को फिक्र ही कहाँ है। जैसे तैसे कमला सामान लेकर घर की तरफ चली, लेकिन पहुंचते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ को गिरा हुआ देखकर इमली बुरी तरह घबरा गई। वो रोते हुए कंपाउंडर चाचा के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। कंपाउंडर चाचा भले मानस थे, फौरन दवाई का डिब्बा लेकर इमली के घर चले आए। अरे इमली, अभी तो मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ये दवाइयाँ भी बहुत जरूरी हैं, कल जरूर ले आना। हाँ चाचा, ठीक है। ये लो पर्चा, अपनी माँ का ध्यान रखना, चलता हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, दवा के कहाँ से लाऊंगी। दाल चावल के डिब्बे में देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। सोचते हुए इमली रसोई में जाती है, तभी उसके पैर से कुछ टकराता है। अरे ये क्या है? ओह, खसखस, काजू, बादाम, देसी घी, इलायची। ओह, अब समझी, माँ हलवा बनाने के लिए ये सामान लाई। वो सामान को छाती से लगाकर रोने लगी। मन में कुछ निश्चय कर वो जाकर माँ के पास सो गई। सुबह उसने चाय बनाई, माँ को दी और किराने का सामान लेकर लाला की दुकान पर गई और सब कुछ बताया। लाला ने बिना चिड़चिड़ाए सामान वापस ले लिया और इमली को पूरे पैसे दे दिए, जिनसे वो दवाई और फल खरीद लाई। मुझे बहुत दुख है इमली, मैं तुझे हलवा भी नहीं खिला पाई। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब नहीं खाना कोई हलवा वलुआ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तूने बड़ी मुश्किल से तो पढ़ना शुरू किया था। बीच में ही इमली बोल पड़ी। मैं अब भी बहुत अच्छी पढ़ूंगी माँ, और बड़ी होकर खूब बड़ी अफसर बनूंगी। तब तुम ढेर सारा खसखस का हलवा बनाना, तब मैं पेट भर कर खाऊंगी। उसके बाद इमली ने मन लगाकर मेहनत की और सच में बड़ी अधिकारी बनी। माँ, ये देखो, आज मैं अपनी पहली तनख्वाह से क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो खसखस के हलवे का सामान है। दोनों गले लग गईं। सच्चे मन से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। जानकी की शादी उसके माता पिता ने बहुत ही कम उम्र में करवा दी थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी पूरी अधूरी रह गई थी। लेकिन जानकी को जब भी वक्त मिलता था, वो अपने आप को किताबों में व्यस्त कर लेती थी। अरे क्या कर रही है तू? जब देखो बस मौका मिलते ही किताबों में घुस जाती है। अरे घर के काम कौन करेगा? और नहीं तो क्या। अरे दीदी, इसके बाप ने दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, और ये काम करने के बजाय महारानी की तरह आराम फरमाती रहती है। तू क्या सोचती है, हम तुझे यहाँ बिठाकर मुफ्त में खाना खिलाएंगे? अरे जरा बाहर देख, आसमान फटा जा रहा है, कभी भी तेज बारिश हो सकती है। चल जल्दी जा, छत से गेहूं उतार कर ले आ। जी दीदी, अभी जाती हूँ। जानकी छत पर जा ही रही होती है, तभी उसके ससुर जी आवाज देते हैं। अरे शाम हो गई है,
मेरी चाय का वक्त हो गया है। जानकी बेटी, चाय कहाँ है? जी बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। तभी जानकी की सास उसे आवाज देती है। अरे जानकी बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मेरे बालों पर मेहंदी लगा कर दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। इस तरह जानकी के ससुराल वाले दिन रात कोल्हू की बैल की तरह जानकी से काम करवाते थे। सुबह से कब शाम हो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ? इतने धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है? खाना तो तीनों टाइम खाती है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से बुखार है मुझे। अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले चले तो दवाइयाँ लेने के बाद शायद आराम मिल जाए। अभी तेरी उम्र ही क्या है, छोटी छोटी बात पर बीमार पड़ जाती है। अरे मुझे देख, इस उम्र में भी कितना काम कर लेती हूँ। आजकल की लड़कियां तो बस काम चोरी का बहाना ढूंढती रहती है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अभी काढ़ा बनाकर देती हूँ, पी ले उसे, आराम मिल जाएगा। जानकी की सास उसे काढ़ा बनाकर देती है और फिर से जानकी को काम पर लगा देती है। जानकी के ऊपर काम का बोझ और बढ़ जाता है। दोनों जेठानी अपने हिस्से का काम भी डांट डपट कर जानकी से करवा ही लेती थी। फिर एक दिन काम करते करते अचानक जानकी को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। जानकी के ससुराल वाले उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। तब तक वहां जानकी के पिताजी भी पहुंच जाते हैं। इस लड़की का पिता कौन है? बुलाओ उसे। जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ जानकी का पिता। तुमने क्या सोचकर इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करवा दी? आज तुम्हारी बेटी अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव न झेल पाने के कारण पड़ी है। अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो लड़कियों की शादी कम उम्र में ही करवा दी जाती है। अब आप ही बताइए भला मैं क्या कर सकता था। अरे भाई, अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा। कम से कम अपनी बेटी की पढ़ाई तो पूरी करवाते, उसे अपना बचपन तो ठीक ढंग से गुजारने का मौका देते। तभी डॉक्टर साहब जानकी की सास से कहते हैं, और आप बहन जी, इतनी कम उम्र की बच्ची से दिन रात इतना काम करवाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं भूल गई थी कि बहू के रूप में किसी की बेटी मेरे घर आई है और उसे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। आपने हमारी आंखें खोल दी डॉक्टर साहब। आज से हम अपनी बहू को खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक सफल जिंदगी जीने का मौका देंगे। शिक्षा, कम उम्र में बेटियों की शादी करवाने से हम उनका वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में डाल देते हैं।